नमस्कार, जूम इन में आपका स्वागत है। इस जूम इन जो हमारा एक ख़ास कार्यक्रम है, इसमें हम लोग किसी एक मुद्दे को लेकर या एक जो समस्या हमारे सामने होती है, एक जो मसला होता है, उसे गंभीरता से और बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। और इस सिलसिले में आज हम जिस विषय को ले रहे हैं वो है देश के टैक्स स्ट्रक्चर का, कर ढांचे का, और इससे जो जुड़े हुए या कुछ उठ रहे ताज़ा सवाल हैं, इन्हें हम समझने की कोशिश करेंगे ख़ास मेहमानों से जो विशेषज्ञ हैं, जानकार हैं, एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ ये जो हमने आज विषय लिया है वो हमने इसलिए लिया है क्योंकि अभी कल ही भारत सरकार ने एक चार्टर जारी किया है जो टैक्स पेयर्स, जो टैक्स देने वाले लोग हैं, उनके अधिकार और कर्तव्य इसको बताता है। और ये कहा गया है कि इससे जो टैक्स चुकाने से या जमा कराने की से संबंधित जो प्रोसेस है, प्रक्रियाएं हैं, वो काफ़ी आसान हो जाएंगी। उसमें जो सरकारी अधिकारी हैं, हालांकि वो फेसलेस होंगे, लेकिन वो करदाताओं के लिए मदद के लिए वहाँ मौजूद होंगे। ये एक अच्छा कदम है, स्वागत योग्य कदम है, इसका स्वागत किया जाएगा। लेकिन ये जो टैक्स देने वाले लोग, टैक्स पेयर्स, ये बात कही जाती है कि टैक्स पेयर, ईमानदार टैक्स पेयर की बात भी कही गई और कही जाती है कि जो ईमानदार टैक्स पेयर हैं, ये समझना बहुत मुश्किल है कि बेईमान टैक्स पेयर कौन होते हैं, क्योंकि ये जो टैक्स का ढांचा है, इसमें जो दो तरह के टैक्स होते हैं हम लोग जानते हैं। डायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इनडायरेक्ट टैक्स का जो भी कर सरकार तय करती है, उससे बचने का कोई उपाय नहीं है, और वो टैक्स भारत का हर नागरिक देता है, चाहे वो कितना ही गरीब हो, क्योंकि वो कोई भी वस्तु या सेवा खरीदता है तो उसे टैक्स देना होता है। लेकिन एक ऐसा मिथ बन गया है कि जब टैक्स पेयर कहा जाता है तो उसका मतलब समझा जाता है कि जो डायरेक्ट टैक्स देने वाले लोग हैं उनसे समझा जाता है, और ये माना जाता है कि वही टैक्स पेयर हैं, बाकी लोग टैक्स पेयर नहीं हैं। इस मिथ को तोड़ने की आवश्यकता है, और ये जो मिथ है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच का जो फ़र्क है, उसको लेकर जो चर्चाएं होती हैं, बातें होती हैं, वही आज हमारा विषय है। हम सबसे पहले इसके बारे में और भी विस्तार से समझने के लिए चलेंगे संजय बोहरा जी के पास। संजय बोहरा जी जाने माने पत्रकार हैं, जयपुर में स्वराज एक्सप्रेस के रेजिडेंट एडिटर हैं, और आर्थिक मामलों पर उनकी खास पकड़ है। संजय जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। संजय जी, ये बताइए, ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है, अभी पेट्रोल पर, डीजल पर काफ़ी पिछले महीनों में एक्साइज बढ़ा दिया गया, कस्टम बढ़ाया जा रहा है, बहुत सी चीज़ें जो विदेश से आती हैं, और जो भी उस पर टैक्स लगता है उसकी कीमत तो अंततः हमारे और आपके जेब से जाती है। तो सवाल ये है, आपसे हम ये समझना ये चाहते हैं कि ये जो टैक्स है, जो कि दिखता नहीं है, जो टैक्स पेयर जब हम लोग कहते हैं तो शायद ये समझा भी नहीं जाता है कि वो लोग भी टैक्स पेयर हैं जो सीधे रिटर्न फाइल करके टैक्स नहीं जमा कराते हैं। इसका कितना बोझ एक आम मध्य वर्गीय परिवार पर है, और कितना बोझ जो मध्य वर्ग से भी जो नीचे की फैमिलीज होती हैं उनके ऊपर होता है? देखिए सत्येंद्र जी, ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है जिसको आमतौर पर नज़र नहीं आता है, कारण इसका ये है कि आप जब सामान खरीदते हैं तो ये चूँकि उस सामान की कीमत में शामिल होता है, तो लोगों को इसका अंदाज़ा नहीं लगता है कि वो कुछ टैक्स पे कर रहे हैं। इसके बनिस्बत जब आपकी जो आय है उसमें TDS कट के जब आपको टैक्स मिलता है तो आपको लगता है कि मेरी जेब से कुछ चला गया, और जो इस वजह से जो लोग ये टैक्स पे करते हैं, डायरेक्ट टैक्स, उनको लगता है कि एंटाइटलमेंट है। आपने जो सवाल किया उसमें आज ये जो GST आया है, इसके बाद ऐसा लगता है कि मान लो हमारे ऊपर करों का बोझ बहुत कम हो गया है। कम इस मायने में क्योंकि एक समय हमारे ऊपर 37 तरह के टैक्स हुआ करते थे, उन सबको क्लब करके GST में किया है। सर्विस टैक्स हमको अलग से देना पड़ता था। आप मान के चले कि हमारी आय का कम से कम 1/3 जो पैसा है वो हम इनडायरेक्ट टैक्सेस के रूप में हम दिया करते हैं। हमारा दिखने में भले ही ये 5%, 18% लगता है, लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारी इनकम का इसमें चला जाता है। इसमें पेट्रोल पर आप देखते हैं कि कस्टम ड्यूटी बढ़ाई जाती है, लेकिन उसके अलावा जो राज्य सरकार है वो वैट लगाती है। उस वैट का वो एड वैलोरम के उससे मापते हैं, यानी कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी वैसे वैसे, और ये सभी लोग समान रूप से पे करते हैं।
तो ये इसीलिए शायद इसको रेग्रेसिव टैक्स, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उसको इसीलिए रेग्रेसिव टैक्स कहते हैं एक्सपर्ट्स। जी। तो जैसा कि समझाया संजय जी ने कि इनडायरेक्ट टैक्स सभी लोग देते हैं, और अगर सिस्टम में वो ज़्यादा हो, वो एक तरह का रिग्रेसिव टैक्स कहा जाता है, और अगर सिस्टम में उसका अनुपात जितना ज़्यादा होगा उसकी मार उतनी ज़्यादा उन लोगों को चुकानी पड़ती है जिनकी आमदनी कम है, यानी जो गरीब लोग हैं या मध्य वर्ग के लोग हैं। धनी लोगों पर जिस टैक्स का ज़्यादा बोझ पड़ता है वो है डायरेक्ट टैक्स, लेकिन हम लोग ऐसा समझते हैं कि सिर्फ डायरेक्ट टैक्स ही टैक्स होता है। तो अब हम चलेंगे मशहूर अर्थशास्त्री डॉक्टर प्रवीण झा के पास। डॉक्टर झा JNU में प्रोफेसर हैं और बहुत बारीकी से एक प्रो पीपल नज़रिए से अर्थशास्त्र को, अर्थव्यवस्था को समझते हैं और हम लोगों को समझने में मदद करते हैं। प्रवीण जी, आपका स्वागत है। तब पहले तो मैं ये बात, बहुत साधारण सी बात मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि ये जो मिथ बन गया कि ऑनेस्ट टैक्स पेयर या टैक्स पेयर सिर्फ डायरेक्ट टैक्स देने वाले लोग होते हैं, ये आखिर इसके पीछे की कथा क्या है? देखिए, इसमें जो जिसको आप कहेंगे ना एक आइडियोलॉजी वाली बात, मुख्यतः वही है ये। क्योंकि सीधी सी बात ये है कि जो इनडायरेक्ट टैक्स पे करने वाले हैं उसमें जो एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसको आप मध्यवर्गीय या निम्न मध्यवर्गीय या गरीब परिवार कहते हैं, उनके पास तो ये ऑप्शन भी नहीं होता है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस में अपनी तरफ से वो कोई ऐसी हरकत कर पाए जिससे कि टैक्स का असर उन पे कम हो। कई बार ये हो सकता है कि दुकान से उनको कच्ची पर्ची मिले और उसके माध्यम से जो है उन पे बोझ थोड़ा कम हो जाए, लेकिन वो भी आम तौर पे होता है जो बड़े खरीदार होते हैं उनके साथ। तो ये बात सही है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी व्यवस्था अगर ऐसी हो जहां लीकेज की संभावना है तो वो होती है, लेकिन उसमें भी जो है जो ज्यादा समर्थ लोग होते हैं आर्थिक तौर पे, आम तौर पे वही ये करने की स्थिति में होते हैं। दूसरी बात, जब डायरेक्ट टैक्सेस की बात होती है वहां हम सभी जानते हैं कि जो सैलरीड क्लास जो है, बाय एंड लार्ज वहां पे कोई गुंजाइश होती नहीं है कि वो कुछ गड़बड़ करें। जो कॉरपोरेट सेक्टर जो है या जो बहुत धनाढ्य वर्ग हैं, गड़बड़ियां अधिक से अधिक वहीं पे होती हैं। इनफैक्ट पूरा का पूरा एक अमला होता है उनके साथ, उनके पीछे, जो उनको ये बताता रहता है कि कैसे आप इन टैक्सों को का जितने सारे हैं, जितने कर हैं, इसको कैसे आप कम कर सकते हैं, सरकारी खजाने में भरने से अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं। तो ये कहना कि ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स जो हैं वो लार्जली डायरेक्ट टैक्स वाला जो तबका है वहां है, वो भी गलत है। इससे तो सर ऐसा लगता है कि जो असली ईमानदार जो टैक्स पेयर है, ऑनेस्ट टैक्स पेयर, तो वही है जो इनडायरेक्ट टैक्स देता है, क्योंकि उसके पास तो चारा ही नहीं है कि वो उसको, निश्चित तौर पे यही। जी। तो ये जो हमारी व्यवस्था है भारत की, हिंदुस्तान का जो इकोनॉमी है, इसमें ओवर द ईयर्स, खासकर पिछले कुछ सालों में इनडायरेक्ट टैक्स का अनुपात बढ़ता गया है। ये हम लोग सामान्य जो बजट के आंकड़े आते हैं उससे हम लोग, लेकिन भारत में जो टैक्सेशन की व्यवस्था रही है उसमें मोटे तौर पर जिस ढंग से ये आगे बढ़ी है, इसमें इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स का अनुपात क्या रहा है, खासकर लिबरलाइजेशन का जो दौर आया 1991 उसके बाद? जी, ऐसा है कि अगर आप उस दौर को देखें तो हुआ ये कि इनडायरेक्ट टैक्सेस का लिबरलाइजेशन के दौर के तुरंत बाद उसमें वृद्धि हुई थी उसके शेयर में, लेकिन उसके बाद फिर वो कम होना शुरू हुआ। यूपीए पीरियड अगर आप पूरा देखें तो उसमें जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस का जो हिस्सा था वो तकरीबन 40% के आसपास आ गया था। लेकिन हाल के अगर आप कुछ वर्ष देखें, इसमें जो टैक्स फॉर गॉन का जो एक तो उसमें फिर से वो वृद्धि हो गई है। तो लिबरलाइजेशन के पहले सत्येन जी, ऐसा था कि वो 2/3 1/3 था, 2/3 इनडायरेक्ट 1/3 डायरेक्ट। उसके बाद आप देखते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्सेस में इजाफा होता है, लेकिन हाल के वर्षों में अगर आप देखें तो स्थिति फिर से जो है
रिग्रेसिव होती जाती है, यानी कि डायरेक्ट टैक्स का शेयर जो है वो कमा है, इनडायरेक्ट टैक्सेस का बढ़ा है पिछले 5-7 वर्षों में। इसमें मैं तो ये एक क्लैरिफिकेशन केवल आप जो कह रहे हैं उसमें एक जो बड़ा प्रोविजन रहा है, टैक्स फॉरगॉन पहले कहा जाता था, वो बजट में आता था, एक समय वो लगभग 5 लाख करोड़ रुपए तक वो पहुंच गया था। अब तो बजट के दस्तावेज की भाषा ही बदल दी गई है, वो उसको कहीं प्रोत्साहन या पता नहीं कि हम लोग नहीं समझ पाते हैं, आप लोग समझ पाते होंगे। तो यह जो टैक्स फॉरगॉन जो कि छूट दे दी जाती है, आप इसे शामिल करके बता रहे हैं जो अभी आप बता रहे थे कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे वो कम होते चले गए थे? नहीं, इनडायरेक्ट नहीं, मैं पूरा जो पूरी व्यवस्था जो उस समय थी उसके बारे में बता रहा हूं। जो टैक्सेस कलेक्ट करती है सरकार, जो आपने ऐसे प्रोविजंस जो छूट दे दिए, कंसेशंस दे दिए, तो वो तो जो है जो आपकी निधि है, कर निधि है, उसमें तो उसको बाहर कर दिया गया। हम उसको जोड़ें तो निश्चित तौर पर आप ये कहेंगे जो डायरेक्ट टैक्स पे करने वाले जो थे उनको रियायत ज्यादा थी, लेकिन उसमें आप ये भी देखेंगे कि ये रियायत जो थी वो कस्टम्स के लिए भी थी, एक्साइज के लिए भी थी। तो मिला जुला के वो जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा था जिसमें कि इनडायरेक्ट टैक्सेस वाले जो सोर्सेज है उसमें भी काफी एग्जेम्पशन मिलते थे। लेकिन मूल बात यह है कि एग्जेम्पशन मिलते किन लोग, मतलब कौन से ऐसे एक्टर्स हैं जिनको ये एग्जेम्पशंस मिलते हैं? बाय एंड लार्ज ये ऐसे लोग हैं जो या तो उद्योगपति हैं और इनडायरेक्टली उनको जो फायदा उससे होता है इंसेंटिव के नाम पे, या जो डायरेक्ट टैक्सेस में हम कहते हैं कि इंसेंटिवाइज किया जाएगा अगर ये उनको एग्जेम्पशन मिलता है इन्वेस्ट करने के लिए, तो उसको इस तरीके से देखना होगा। ब्रॉड ट्रेंड में कोई बहुत परिवर्तन नहीं आएगा। जब आप देखेंगे कि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट का जो मैं आपको बता रहा था कि 90 के पहले आप देखते हैं कि 2/3 तकरीबन जो है और उससे ज्यादा इनडायरेक्ट टैक्सेस, 1/3 के आसपास डायरेक्ट, उसके बाद फिर जो है थोड़ा डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ता है और हाल के 5-7 वर्षों में हम देखते हैं उसमें परिवर्तन आता है जिसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस फिर से बढ़ रहे हैं। और इसलिए जो बात की जा रही थी कि बहुत रिग्रेसिव स्ट्रक्चर है, रिग्रेसिव हम इसलिए कहते हैं कि जो बहुत सीमित आय वाले लोग भी जो हैं वो भी माचिस की जो तीली जब खरीदेंगे उस पर वही टैक्स देंगे जो आप या मैं देंगे जो हम उनसे बेहतर स्थिति में हैं। तो इसलिए उसको कहा जाता है कि भाई रिग्रेशन क्यों। जी। तो ये जो ढांचा है जो आपने समझाया, हम ये जो ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं, ऑक्सफैम की रिपोर्ट आती है कि देश का जो 77% धन है वो 1% या 2% या 4% लोगों के पास चला गया, यानी कहने का ये मतलब कि जो गैर बराबरी बढ़ती चली जा रही है और जिस पर कि थॉमस पिकेटी ने पूरा काम किया। और ये तो अब वेल डॉक्यूमेंटेड और एक्नॉलेज्ड फैक्ट है, स्वीकार किया हुई बात है कि जो वेल्थ क्रिएट हो रहा है उसका बड़ा हिस्सा समाज के बहुत छोटे हिस्से के पास चला जाता है। ये जो चीज़ हो रही है इसमें टैक्सेशन, क्या ये जो व्यवस्था है इसका कितना रोल है? निश्चित तौर पे एक बहुत महत्वपूर्ण रोल उसका है, क्योंकि एक तो जो ऐसे लोग जो समर्थ हैं, क्या हम उनको टैक्स के दायरे में ढंग से ला पा रहे हैं या नहीं ला पा रहे हैं। उसके बाद फिर जो उसको लेके बहुत सारे विवाद होते हैं, उसको जो है ठीक से हम क्या एड्रेस कर पा रहे हैं, एक लेवल पे ये सारी बातें हैं वहां पे। उसके साथ साथ जो हम देख रहे हैं कि जैसे कॉरपोरेशन टैक्स है या इनकम टैक्स है, इस सब में जो उनके दरों में जो कमी हुई है हाल के वर्षों में, उसका एक महत्वपूर्ण योगदान हो जाता है। मसलन जो कॉरपोरेशन टैक्स या इनकम टैक्स, इस सब को जो है 30% से नीचे लाके जो इफेक्टिव टैक्स रेट्स जो हैं वो 22-23% के आसपास हो गए हैं। तो इसका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान उसमें हो जाता है। कैसे इससे जो है गैर बराबरी और असमानता जो है देश में बढ़ती है। उसके अलावा जो आप देखेंगे बहुत सारे मेजर्स जो इंपॉर्टेंट मेजर्स हैं, 80 के दशक में ही जो है इनहेरिटेंस टैक्स, वेल्थ टैक्स, इन सबको कमजोर किया जाने लगा। बाद में जो है 16-17 में जो है वेल्थ टैक्स को एक जो फौरी तौर पे, एक जो नाम के तौर पे भी जो था वो भी समाप्त कर दिया गया। तो ये जो सोर्सेज हैं और जो बहुत महत्वपूर्ण सोर्सेज हो सकते हैं किसी भी अर्थव्यवस्था में, जैसे अमेरिका में है
ये जी इनहेरिटेंस सर, टैक्स, वेल्थ टैक्स, सर मैं बहुत अमेरिका के अनुभव है। पे अभी मैं आऊँगा, अभी एक ब्रेक का समय है। जी। अभी हम ठहरेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम लोग फिर इस विषय को और भी गंभीरता और बारीकी से समझने का जो आज हम प्रयास कर रहे हैं उससे जारी रखेंगे। फिलहाल ठहरते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या खत्म हो जाएगी एमएसपी? किसान तो कर्जे में जा रहा है, किसान को कुछ भी नहीं बच रहा है। क्या कभी हो पाएगी किसानों की आय दोगुनी? क्यों किसानों से बड़े हैं कॉर्पोरेट के मुद्दे? क्या कभी मिल पाएगी हमारे किसानों को भी पश्चिमी देशों के किसानों जैसी सब्सिडी? क्यों भारत में बढ़ रहे हैं अमेरिका और चीन के कृषि उत्पाद? क्यों किसान के लिए महंगा है कर्ज और कॉर्पोरेट के लिए सस्ता? क्यों कोई नहीं सुनता आवाज किसानों की? जुड़िए मेरे साथ हिंद किसान की बात स्वराज एक्सप्रेस पर। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 1800-300-26072. जोमिन में आज हम बात कर रहे हैं देश के टैक्स स्ट्रक्चर, कर ढांचे और उससे जुड़े हुए कुछ अहम सवालों की। इसी सिलसिले में हम फिर से एक बार चलेंगे संजय बोहरा जी के पास, हमारे सहयोगी जयपुर में। संजय जी, आप मीडिया के एक सीनियर काम करने का आपका लंबा अनुभव है, कुछ अनुभव मेरा भी है। ये हम लोग कितने जिम्मेदार हैं इस बात को, इस डिस्कोर्स को, ये जो टैक्स स्ट्रक्चर है, जाहिर है ये टैक्स स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोगों का जो वैल्यू बताया गया है इक्वलिटी का, सबको समान अवसर देने का, एक वेलफेयर स्टेट का, ये वेलफेयर स्टेट भी नहीं हो पाता है, क्योंकि आप जब धनी लोगों को बहुत ज़्यादा टैक्स छूट आप देते हैं तो राजकोष की समस्या आ जाती है, जैसा कि अभी है, हमारा राजकोषीय घाटा बढ़ता जा रहा है। और जब अभी ये पैंडेमिक आया तो जो अपेक्षा की जा रही थी कि सरकार एक बड़ा फिजिकल अनाउंसमेंट करेगी जिससे कि जो गरीब लोग हैं, जो मध्य वर्ग के लोग हैं, जो जिनकी नौकरियां जा रही हैं उनको राहत मिलेगी, या जो उद्योग धंधे भी जो हैं जो उनके लिए डिमांड क्रिएट होगा और एक फिर से अर्थव्यवस्था का चक्र चल पाएगा, वो सरकार करने में अपने को अक्षम पा रही है, क्योंकि उसने अपने हाथ एक तरह से काट दिए हैं। लेकिन ये सारे सवाल, इतने महत्वपूर्ण सवाल, आखिर चर्चा से बाहर क्यों रह जाते हैं? सत्यन जी, हम जानते हैं ये केवल बिजनेस न्यूज़पेपर्स में नहीं, बाकी भी मीडिया का हमेशा ये रहता है कि वो एक सुखद और वैसी तस्वीर दिखाने की कोशिश करता है, और जो लोग इसको चलाते हैं उनके इंटरेस्ट जो हैं वो इंडस्ट्रीज या कॉरपोरेट उनसे जुड़े हुए होते हैं। आप ये देखिए कि खुद प्रधानमंत्री ने कहा है कि केवल 1.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि टैक्स देते हैं, लेकिन आप पूरे मिडिल क्लास को देखिए तो ऐसे लगता है कि वो अपने आप को एंटरटेनमेंट मान के चलते हैं, और ऐसा लगता है जैसे वो तमाम लोग जो है वो टैक्स दे रहे हैं। मैं कर चोरी की भी बात नहीं कर रहा हूँ, आप सिर्फ इतना देखिए कि जिस तरह की छूट दी गई है उसके बाद 10 लाख रुपए तक की आय वाले को टैक्स नहीं देना है, लेकिन हर कोई आदमी ऐसा समझता है कि जैसे मैंने टैक्स दिया है। मीडिया इस चीज को कभी हाईलाइट नहीं करता है, और मीडिया हर स्तर पर फर्क करता है। वो जो गरीब है, जो समाज के एकदम निचले पायदान पे है, उसको जब वो मिडिल क्लास से कंपेयर करेंगे तो वो मिडिल क्लास के पक्ष की बात करेगा, और जब हम देखें कॉर्पोरेट और जो नौकरी पेशा लोग हैं तब वो कॉर्पोरेट पक्ष में बात करेगा। इसका उदाहरण ये है कि आप जब भी रिजर्व बैंक अपना जो ब्याज दरों के लिए करता है तो ऐसे बताया जाता है जैसे ब्याज दर का घटना तो मिडिल क्लास के लिए कोई भगवान की नेमत दी हुई है। ये नहीं बताता कभी भी कि भाई आपको उधार लेने पे अगर फायदा हो रहा है तो आपकी जो अपनी जमा पूंजी है उस पर नुकसान हो रहा है। इसके अलावा उन्होंने शब्द गढ़ा है, कॉर्पोरेट्स को जब कोई भी फायदा दिया जाता है तो उसको बोला जाता है इंसेंटिव,
और जब आप आम जन को या किसी दूसरे लोगों को देते हैं तो आप उनको शब्द देते हैं सब्सिडी। तो ये मीडिया का स्ट्रक्चर ऐसा है, वो मान के चलता है कि उसके हित जो है वो कॉरपोरेट से, इंडस्ट्रियल और उद्योगपतियों से जुड़े हुए हैं और वो उन्हीं की इसलिए हमेशा बात करता है। जी संजय जी, बहुत अच्छे ढंग से आपने बात आपने रखी। अब हम एक बार फिर से डॉक्टर प्रवीण झा के पास चलेंगे। डॉक्टर झा, अभी ब्रेक के पहले आपने अमेरिका का जिक्र जब शुरू ही किया था तो मैंने आपको रोका था वहाँ पर। अभी अमेरिका में पिछले कुछ सालों में बर्नी सैंडर्स एक आइडियोलॉजिकल लीडर के रूप में आए हैं। हालांकि वो डेमोक्रेटिक पार्टी का वो नहीं कैंडिडेचर हासिल नहीं कर सके, इसके बावजूद वहाँ के विचार के और पॉलिटिकल एजेंडे को वो काफ़ी प्रभावित कर रहे हैं। और जो बाइडन का भी जो प्लेटफॉर्म बना है उसमें भी उनकी बातों को स्वीकार करने की मजबूरी बनी है। जो बर्नी सैंडर्स ने अभी 3-4 दिन पहले वहाँ एक बिल रखा है जिसमें 60% ऑफ इनकम का कर लगाने का प्रस्ताव उन्होंने किया है। और उन्होंने तो एक बार ये कहा था कि बिलियनर्स जो हैं, जो अरबपति हैं, उनका तो अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अरबपति इसीलिए होते हैं कि जब वो अरबपति बनते हैं तो बहुत सारे लोगों का जो संसाधन है वो उनके पास एक तरफा जाता है। जो हम लोग बात कर रहे थे, जो अपने यहाँ भी हो रहा है कि कुछ % लोगों के पास सारा जो वेल्थ क्रिएट होता है उसका बड़ा हिस्सा जाता है। तो यह जो अमेरिका में जो अभी बहस चल रही है, आप जो अमेरिका के बारे में कहना चाहते थे, बल्कि उसे अगर OECD कंट्रीज जो विकसित देश हैं वहाँ का जो टैक्स ढांचा है उसको रोशनी में रखकर अपने देश की तुलना अगर करें तो क्या तस्वीर उभरती है? देखिए, ये तो बहुत स्पष्ट है कि OECD में जो डायरेक्ट टैक्सेस का जो प्रावधान है वो हम लोगों से काफी ज्यादा है। अगर आप नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज इनको देखें तो वहां पे जो मार्जिनल रेट यानी कि हाईएस्ट इनकम पे जो रेट होता है वो 45 से 55-58% तक है। तो बर्नी सैंडर्स साहब जो कह रहे हैं कि यूएस में भी वही होना चाहिए, वो बहुत अच्छी चीज है, उसमें कहीं कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आप यूके को देखें वहां भी तकरीबन 40% के आसपास है। तो मिला जुला के डायरेक्ट टैक्सेस पे जो एक फोकस होता है इन देशों में वो हमसे काफी ज्यादा है। उसका टैक्स इंसिडेंस जो होता है, मार्जिनल टैक्स रेट जिसको बोलते हैं, इसीलिए वो ज्यादा, इसीलिए शायद वो हमसे बेहतर वेलफेयर स्टेट चला पाते हैं, जो हेल्थ और एजुकेशन। बिल्कुल जी। अब इसमें बस एक देखिए कि यूएस में निश्चित तौर पे खास करके ट्रंप के दौरान जो है, उसके पहले जो सीनियर और जूनियर बुश थे दोनों के समय भी टैक्सेस में कमी आई थी। लेकिन आप ये देखें कि ऐसे जो प्रावधान है, वो तो इनकम और कॉर्पोरेट टैक्स वाली बात हो गई, लेकिन वेल्थ टैक्स का जो प्रोविजन है, इनहेरिटेंस टैक्स का जो प्रोविजन है, ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है यूएस के कॉन्टेक्स्ट में, और वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। कैसे उस सिस्टम में ये जो प्रोविजनिंग हो सकती है, जैसे कोविड के तुरंत बाद आपने देखा है लोगों के जेब में पैसा पहुंचाया जा रहा है, उसके पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण कारण यही है कि आप उस तरीके का जो प्रावधान कर सकते हैं अपने करों के माध्यम से। बाकी ठीक है, फिस्कल डेफिसिट में जो भी वृद्धि हो एक अलग चीज है। तो कुल मिला के मैं ये कह रहा हूं कि हिंदुस्तान में आपको जो डायरेक्ट टैक्सेस का स्ट्रक्चर है उसमें कहीं पे भी सेविंग ग्रेस कुछ भी नहीं है। जो एक नाम के तौर पे भी हम कहते थे कि भाई वेल्थ टैक्स या इनहेरिटेंस वाली बात, उसको भी खत्म कर दिया गया। अगर आपको मैं सिर्फ एक आंकड़ा दूंगा सत्येंद्र जी, जो अभी हिंदुस्तान में वर्तमान जिनकी गणना बिलियनर्स में है, अरबपति खरबपति जो है हमारे, अगर आप इनके धन पे सिर्फ 1% अभी टैक्स लगाएं इस वर्ष में, तो 5,60,000 करोड़ की राशि जो है वो भारत सरकार को मिल सकती है। 5,60,000 करोड़ जी। मैं सिर्फ बिलियनर्स की बात कर रहा हूं और उनके वेल्थ की बात कर रहा हूं। उस पर टैक्स डाला जाए और उससे आप समझ सकते हैं कि जो हमारे पास जो भी चैलेंज था उसको एड्रेस करने में सरकार को कितनी सुविधा मिल जाती। तो हम इन चीजों के बारे में बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम क्या करते हैं, उनको जो है बराबर कंसेशंस देते रहते हैं। आपने देखा है पिछले साल भर में जो है कई बार उनको कंसेशन दिए गए जी। हमारे यहाँ दौर पे हमारे यहाँ समस्या ये है कि ये बातें बहस में भी नहीं है। जैसे अमेरिका तो वो तो जो नियो लिबरल कैपिटलिज्म है उसका तो वो गढ़ है,
वो वहीं से वाशिंगटन कॉन्सेंसस का विचार चला और सब जगह पहुंचा। लेकिन वहाँ भी ये बहस है, और आज एक बड़ा पावरफुल मूवमेंट है जो जस्टिस डेमोक्रेट्स हैं या जो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट्स ऑफ अमेरिका हैं, बर्नी के जो सपोर्टर हैं, जो लोग एजेंडे को वहाँ पर प्रभावित कर रहे हैं और बिलियनर्स पे टैक्स लगना चाहिए, टैक्स स्ट्रक्चर प्रोग्रेसिव होना चाहिए, ये बातें वहाँ हैं। यूरोप में भी हम लोग ये देखते हैं कि ये बहस पिछले जब से 2008 की मंदी आई उसके बाद जोर पकड़ती गई है। लेकिन हमारे यहाँ ये बहस अगर नहीं है तो इसके लिए अगर मैं आप उसे मुझे माफ़ करें लेकिन मैं पूछ रहा हूँ, आप जैसे अर्थशास्त्रियों की कितनी जिम्मेदारी है, हम जैसे मीडिया कर्मियों की कितनी जिम्मेदारी है, और कुल मिलाकर बुद्धिजीवी तबका उसके लिए कितना जिम्मेदार है? देखिए, निश्चित तौर पे जिम्मेदारी हम सब की है, लेकिन आपको यही देखना पड़ेगा कि जो पूरा एक आइडियोलॉजिकल गढ़ कितना मजबूत है उन लोगों के पक्ष में जो इससे फायदा उठाते हैं। बाकी सारे आप जैसे लोग, हम जैसे लोग, हम लोगों को हाशिए पे कर दिया गया है। हम चर्चा में इसको बराबर लाते रहते हैं, लेकिन सवाल यह है कि स्पेस कहाँ है, मीडिया में कहाँ से वो स्पेस मिलता है। तो ये जो पूरा का पूरा एक आइडियोलॉजिकल बैटल जो है सत्येंद्र जी, उसको हम कैसे मजबूत कर सकें, उसके लिए कैसे हम समाज के हर तबके तक जाने का प्रयास कर सकें, ये चैलेंजेस हमारे पास होंगे। जी, तो हमारे सामने चैलेंज ये है कि ये जो टैक्स स्ट्रक्चर या जो अर्थव्यवस्था की पूरी दिशा है, जो दिशा जिसे अर्थशास्त्र की भाषा में जो प्रोग्रेसिव कहा जाता है, आगे बढ़ने वाला कहा जाता है, उससे पलट के वो रिग्रेसिव हो गई है, वो पीछे की तरफ हो गई है। और उसी तरह पूरी जो उससे भी ज़्यादा मतलब जो चिंता की बात है कि ये बातें हमारे यहाँ बहस में नहीं है, मीडिया के नैरेटिव में नहीं है, और इसका नतीजा यह है कि समाज में, राजनीति में इन मुद्दों पर जो बातें होनी चाहिए, जो चर्चा होनी चाहिए, जो जनमत बनना चाहिए, उसका बहुत ही सख्त अभाव है। और हमारा पूरा जो नैरेटिव है वो कुछ इमोशनल इशूज पर, कुछ भावनात्मक मुद्दों पर, कुछ ऐसी चीज़ों पर जिससे कि समाज को नुकसान ही होता है, वैसी चीज़ों पर टिका हुआ है। और उस परिणाम यह हो रहा है कि धीरे धीरे गरीब की और मध्य वर्ग की जेब खाली हो रही है, और हमारी जेब का पैसा निकलकर, जैसा कि डॉक्टर झा ने कहा कि कुछ बिलियनियर्स हैं और जिनकी संपत्ति हर साल बढ़ती ही चली जाती है। हर साल फोर्ब्स की रिपोर्ट आती है और हम लोग पढ़ते हैं कि उनकी संपत्ति और इतनी बढ़ गई। तो यह जो समस्या है ये एक बहुत गंभीर रूप ले चुकी है। हम इस चर्चा को और आगे चलाना चाहते थे लेकिन समय का अभाव है, तो आज हम यहीं विराम लेंगे। यहीं आज जूमीन में आज यहीं तक। आने वाले अंकों में हम ऐसे सवालों को लेकर फिर आपके सामने आएंगे। आज बस इतना ही। नमस्कार।